क्या तुम्हें पता है कि दुनिया में 4300 से ज्यादा रिलीजन, धर्म, पंथ, सेक्ट हैं? मतलब एक आदमी के लिए जो सही है बाकी के 4299 के लिए वो गलत है। और हम सबका कॉन्फिडेंस देखो, सब अपने वाले को ही अल्टीमेट सच मान बैठे हैं। रिचर्ड डॉकिंस जो एक काफी रेस्पेक्टेड साइंटिस्ट हैं और घोषित एथीस्ट हैं, उन्होंने अपनी इस किताब में सीधे सीधे तौर पर एक सवाल पूछा है जिससे काफी सारे लोग अनकंफर्टेबल हो जाते हैं। भगवान सच में है या ये है हम सबका एक कलेक्टिव डिल्यूजन? आज के इस वीडियो में रिचर्ड डॉकिंस की इस ब्लॉकबस्टर किताब गॉड डिल्यूजन का हम डिटेल्ड एनालिसिस करेंगे। गॉड के एग्जिस्टेंस के प्रूफ से लेकर मोरालिटी, मिरेकल्स, अंधविश्वास और हमारे बाबा लोगों की थोड़ी विचित्र बातें भी। वीडियो को अंत तक देखना, क्योंकि अगर रिचर्ड डॉकिंस सही हुए तो आपकी दुनिया पलट जाएगी, और अगर वो गलत निकले तो भी तुम्हारे पास कॉन्फिडेंस होगा कि तुम अपनी जगह पर सही हो, जो तुम मान रहे हो वो सच है। तो क्या तुम तैयार हो अपने बिलीफ्स को अच्छे से टेस्ट करने के लिए? तो आओ जरा लॉजिक से पंगा लेते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है रवि और ये है लॉजिकल आयाम। ये बुक गॉड डिल्यूजन सीधे सीधे गॉड के एग्जिस्टेंस को ही चैलेंज करती है और ये आर्ग्यू करती है कि भगवान के एग्जिस्टेंस के कोई सॉलिड एविडेंस नहीं है और बिना रिलीजन के भी हम एक मॉरल और मीनिंगफुल लाइफ जी सकते हैं। इस बुक के ऑथर, जैसा मैंने कहा, रिचर्ड डॉकिंस एक अकम्प्लिश्ड साइंटिस्ट हैं, एवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट हैं, जिन्हें एथीज्म या नास्तिकवाद का एक बड़ा चैंपियन माना जाता है। तो इस वीडियो में हम इस किताब के पहले 4 चैप्टर ब्रेक डाउन और एनालिसिस करेंगे। वीडियो को पूरा देखिएगा क्योंकि चैप्टर 3 और चैप्टर 4 इस पूरी किताब के सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर हैं और उन्हीं से आपको सबसे ज्यादा क्लैरिटी मिलेगी। वीडियो पूरा देखिएगा, इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट जरूर कीजिएगा, और सब्सक्राइब तो आपने कर ही लिया होगा। चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर 1, अ डीपली रिलीजियस नॉन बिलीवर। ये थोड़ा कंफ्यूजिंग लाइन लग सकती है। डीपली रिलीजियस नॉन बिलीवर मतलब गहराई से धार्मिक पर अविश्वासी। ये चैप्टर क्लियर करता है कि रिलीजियस होने का मतलब सिर्फ मंदिर मस्जिद जाना नहीं है। डॉकिंस यहाँ पर 2 तरह के गॉड को डिफरेंशिएट करते हैं। एक जिसकी बात अल्बर्ट आइंस्टाइन जैसे साइंटिस्ट करते थे, जिसे कह सकते हैं आइंस्टीनियन रिलीजन, जिसमें कोई व्यक्ति नेचर के प्रति ऑ या स्पिरिचुअल फीलिंग फील करता है। और दूसरा सुपरनेचुरल पर्सनल गॉड जो प्रेयर्स सुनता है, मिरेकल्स करता है, लोगों को दर्शन देता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। आइंस्टीन वाले भगवान कोई डीटी या अवतार नहीं, बल्कि नेचर की ब्यूटी और यूनिवर्स का वंडर है। आइंस्टीन खुद कहते थे कि आई डू नॉट बिलीव इन अ पर्सनल गॉड, और उनके इस गॉड का मतलब है मेटाफर फॉर नेचुरल लॉज। डॉकिंस इसी को आइंस्टीनियन रिलीजन या पेंटाथीज्म कहते हैं, जो असल में एक तरह का एथीज्म ही है। मतलब नाम भगवान का और काम साइंस का। मतलब नेचर की खूबसूरती देखकर जो स्पिरिचुअल फीलिंग आती है। डॉकिंस ये पॉइंट आउट करते हैं कि हम में से अधिकतर लोग, और खासकर इंडिया में भी, रात को तारे देखकर या सनसेट देखकर वाह क्या दिव्य नजारा है, ऐसी फीलिंग महसूस करते हैं। और ऐसी फीलिंग रखने के लिए आपको किसी पर्सनल भगवान की जरूरत नहीं है। आप नेचर को अप्रिशिएट कर सकते हो, ये बिना सोचे कि इसे किसी भगवान ने, किसी डीटी ने या किसी अवतार ने बनाया होगा। डॉकिंस कहते हैं कि सुपरनेचुरल गॉड वाले बिलीफ को भी लॉजिकली क्रिटिसाइज किया जाना चाहिए, ठीक वैसे ही जैसे हम पॉलिटिक्स, हिस्ट्री या किसी और टॉपिक को एनालाइज करते हैं। मगर प्रॉब्लम यह है कि सोसाइटी में रिलीजन को एक प्रोटेक्टिव शील्डिंग मिल रखी है। इस चीज के ऊपर नहीं बोलने का, बिल्कुल देखिए इस चीज के ऊपर नहीं बोलने का। लोग रिलीजन को क्रिटिसाइज करने से बचते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कुछ खास लोग बुरा मान जाएंगे या वायलेंस भड़क जाएगा, दंगे भड़क जाएंगे, दिस एंड दैट। जैसे इंडिया में अगर कोई बाबा जी को क्रिटिसाइज करता है तो उसके फॉलोअर्स भड़क जाते हैं और पता नहीं क्या क्या कमेंट में बोलते हैं। कुछ लोगों को तो जाकर पीट भी देते हैं। ऐसा होता है, राइट? उनका कहना है कि कोई भी आइडिया, भले ही वो रिलीजियस तरफ से आए, उसको भी क्रिटिक किया जाना चाहिए। जस्ट बिकॉज की कोई बिलीफ होली टैग के साथ आता है, उसको क्वेश्चन ना करना गलत है। इस चैप्टर का क्लियर मैसेज है कि जो नेचर के लिए जो आपकी एडमिरेशन है उसे एंजॉय करो, लेकिन जो इसके सुपरनेचुरल क्लेम्स हैं उसको लॉजिकली देखो, उस पर भी प्रश्न उठाओ। और डॉकिंस रीडर्स को प्रिपेयर कर देते हैं कि आने वाले चैप्टर्स में हम रिलीजन को भी उसी माइक्रोस्कोप की नीचे रखकर क्रिटिकली एनालाइज करेंगे, भले ही ऐसा करने से कुछ लोग अनकंफर्टेबल हो जाएं। उनका कहना है कि रिलीजन को स्पेशल ट्रीटमेंट देना बंद करो। अगर कोई आइडिया सच में स्ट्रांग है तो वो क्रिटिकल एनालिसिस के बाद, पूरी लॉजिकल स्क्रूटनी के बाद भी स्ट्रांग ही रहेगा, और अगर नहीं तो शायद हमें उस आइडिया की उतनी इज्जत करनी नहीं चाहिए थी इन द फर्स्ट प्लेस। अगर आप में से कुछ लोग अगर साइंटिफिक लेक्चर के बाद मंदिर जाते हो मानसिक शांति के लिए, तो डॉकिंस साहब का आपके लिए स्पेशल मैसेज है कि सनसेट देख लो, वो भी काफी स्पिरिचुअल है। उसी से आते हैं चैप्टर 2, द गॉड हाइपोथेसिस। डॉकिंस अब चैप्टर 2 में एक बड़ा सीधा सवाल उठाते हैं। गॉड हाइपोथेसिस को डिफाइन करते हुए डॉकिंस कहते हैं कि भगवान एक सुपर ह्यूमन, सुपरनेचुरल बीइंग है जिन्होंने इस पूरे यूनिवर्स को बनाया और इस यूनिवर्स की हर एक चीज को डिजाइन किया। डॉकिंस क्लेम करते हैं कि ये एक साइंटिफिक क्लेम की तरह है।
इसे हम डायरेक्टली शायद टेस्ट ना कर पाए। यूनिवर्स का एक फैक्ट है जो या तो रॉन्ग होगा या राइट। उनकी अप्रोच ये कहती है कि गॉड का एग्जिस्टेंस एक साइंटिफिक सवाल है, मेटाफिजिकल या सिर्फ इमोशनल टॉपिक नहीं है। अगर यूनिवर्स में किसी न किसी सुपरनैचुरल पावर का इंटरफेरेंस होता तो इसका सबूत हमें कहीं ना कहीं दिखना चाहिए। इस चैप्टर में डॉकिंस कुछ फिलोसॉफिकल और हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट को भी डिस्कस करते हैं। बताते हैं कि वेस्टर्न फिलोसफी में भी जो लोग ऊपर से काफी स्पिरिचुअल दिखते थे वो अंदर से स्केप्टिकल ही थे। जैसे फॉर एग्जांपल यूएसए के फाउंडिंग फादर जेफरसन, बेंजामिन फ्रैंकलिन और जॉन एडम्स ज्यादातर हार्डकोर थीस्ट नहीं थे। उनके लेटर्स और कोट्स को देखकर ये लगता है कि भले ही वो पब्लिकली रिलीजन को सपोर्ट कर रहे हो, मे बी फॉर सोशल रीजंस, पर अंदर से वो सेक्युलर थे। ये सुनकर शायद आपको भी याद आए कि हमारे देश में भी काफी फ्रीडम फाइटर्स रैशनलिस्ट थे, जैसे भगत सिंह, जिन्होंने किताब लिखी आई एम एन एथीस्ट। पॉइंट ये है कि जो भी लीडर या सेलिब्रिटी धार्मिक हो, ये जरूरी नहीं है कि वो अंदर से भी सेम बिलीफ रखता हो। सोसाइटी में रिलीजियस होना एक नॉर्म रहा है। ऐसा हो सकता है कि बहुत से लोग बुनियादी तौर पर सेक्युलर सोच रखकर ऊपर से रिलीजन की बातें कर लेते हों। इसके बाद डॉकिंस एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट की बात करते हैं जिसे कहते हैं नोमा, नॉन ओवरलैपिंग मैजिस्टेरिया। ये कॉन्सेप्ट साइंटिफिक स्टीफन जॉय गोल्ड ने प्रपोज किया था। उनका कहना था कि साइंस और रिलीजन दोनों अपने अपने डोमेन हैंडल करते हैं। आपने भी सुना होगा कई लोगों को कहते हुए कि साइंस अपनी जगह पर है और रिलीजन अपनी जगह पर है, दोनों की अपनी अपनी टेरिटरी है, तो दोनों कॉन्फ्लिक्ट की कोई जरूरत नहीं है। गोल्ड का कहना था कि साइंस फैक्चुअल चीजें एक्सप्लेन करता है, रिलीजन मॉरल चीजें या फिर अल्टीमेट पर्पस पर फोकस करता है। डॉकिंस इस आइडिया से सहमत नहीं है। नोमा को एक आर्टिफिशियल वॉल की तरह मानते थे जिसे थीस्ट लोगों ने बनाया है ताकि रिलीजन को साइंटिफिक सवालों से बचाया जा सके। डॉकिंस के अनुसार जो रिलीजियस लोग अपने क्लेम के लिए एविडेंस नहीं दे पाते, ये कहते हैं कि ये साइंस का टॉपिक नहीं है, ये स्पिरिचुअल मैटर है। डॉकिंस के हिसाब से ये एक एक्सक्यूज है। वो ये कहते हैं कि बहुत सारे रिलीजियस क्लेम्स, जैसे ये दुनिया 6000 साल पहले बनी है या बीमारियां दैवीय प्रकोप से होती हैं, ये सारे क्लेम खारिज किए जा चुके हैं। डॉकिंस आर्ग्यू करते हैं कि जब भी रिलीजन किसी रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम का कॉज एंड इफेक्ट बताने की कोशिश करता है तो वो साइंटिफिक टेस्टिंग के लिए एलिजिबल हो जाता है। अब इस पर नोमा की दीवार बनाकर बोलना कि इस चीज पर नहीं बोलने का, वो गलत है। तो मतलब अगर कोई ट्रेन लेट हो गई हो तो कोई इंजीनियर बोलेगा कि सिग्नल फेलियर था और पंडित जी बोलेंगे कि बेटा भगवान की इच्छा थी। नोमा कहता है कि दोनों अपने अपने तरीके से सही हैं, पर डॉकिंस कहते हैं कि अगर सिग्नल फेलियर हुआ अपने सिस्टम को सुधारो और इसे भगवान के नाम पर मत चिपका दो। तो बेसिकली इस चैप्टर में डॉकिंस गॉड को एक हाइपोथेसिस की तरह प्रेजेंट करते हैं, इसे भी बाकी साइंटिफिक आर्गुमेंट की तरह, हाइपोथेसिस की तरह इवैल्यूएट किया जा सकता है कि वो सच है या गलत है। वो कहते हैं कि अगर कोई एविडेंस नहीं है, हमारी डिफॉल्ट पोजीशन होनी चाहिए नो गॉड। जैसे किसी भी और हाइपोथेसिस में बिना एविडेंस के हम कहते हैं, और एथिज्म को वो एक लॉजिकल डिफॉल्ट मानकर चलने को कहते हैं जब तक भगवान के हक में सॉलिड एविडेंस नहीं आ जाते। और वो हमें तैयार कर रहे हैं अगले चैप्टर के लिए, जिसमें हम उन आर्ग्यूमेंट्स की बात करेंगे जो भगवान के पक्ष में दिए जाते हैं। चैप्टर 3, आर्ग्यूमेंट्स फॉर गॉड्स एग्जिस्टेंस। ये चैप्टर उन सभी आर्ग्यूमेंट्स को एड्रेस करने की कोशिश करता है जो अक्सर लोग भगवान के एग्जिस्टेंस को प्रूव करने के लिए देते हैं। आई थिंक ये इस बुक का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है। डॉकिंस इसमें एक एक आर्ग्यूमेंट का लॉजिकल रिस्पॉन्स देने की कोशिश करते हैं, तो हम भी उन्हीं एक एक आर्ग्यूमेंट को ले लेते हैं। सबसे पहले आता है थॉमस एक्विनस का 5 वेज। थॉमस एक्विनस ने 13th सेंचुरी में भगवान का एग्जिस्टेंस प्रूव करने के लिए 5 रीजनिंग दिए थे। ये सेम आर्ग्यूमेंट आपको सभी एथिस्टिक लोग, धार्मिक लोग देते हुए मिल जाएंगे। इनमें से पहले 3 काफी सिमिलर हैं। ये आर्ग्यूमेंट कहता है कि हर चीज का कोई ना कोई कॉज होता है और अगर ऐसे ही पीछे चले जाते जाएं तो हमें मिलेगा सबसे पहला कारण या प्राइम कॉज। अब यही थीस्टिक लोग बताते हैं कि ये भगवान है जिन्होंने सब कुछ क्रिएट किया है। अब यही फर्स्ट कॉज थीस्टिक लोगों के हिसाब से गॉड है, क्योंकि हम इनफाइनाइट रिग्रेशन नहीं कर सकते। इस पे डॉकिंस का काउंटर कॉमन सेंस है। हर चीज का अगर कॉज है तो फिर भगवान का कॉज क्या है? ये लॉजिक बहुत ही आर्बिट्री है कि कहीं पर आपने जाकर चेन को रोक दिया। आपने बोला कि इसका कॉज ये, उसका कॉज ये, और फिर जाते जाते इस चेन को रोक दिया, डिक्लेयर कर दिया कि यही फर्स्ट कॉज है। अब इस पर अधिकतर लोग बोलते हैं कि भगवान इस कॉज इफेक्ट वाली चीज से परे है। डॉकिंस कहते हैं कि आखिर क्यों भगवान को इस कॉज एंड इफेक्ट वाली चीज से परे माना जाए? अगर आप बोल रहे हैं कि सभी चीजों के लिए क्रिएटर होना चाहिए, तो गॉड के लिए भी तो वही सवाल खड़ा होता है। और अगर आप कह रहे हैं कि भगवान का कोई क्रिएटर नहीं, भगवान हमेशा से थे, उनका ना कोई आदि ना कोई अंत है, तो ये बात यूनिवर्स के बारे में भी तो कही जा सकती है। यूनिवर्स हमेशा से था, किसी न किसी फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा था। ये फर्स्ट कॉज वाला आर्ग्यूमेंट प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं करता, बट एक और कॉम्प्लेक्स एंटिटी इस इक्वेशन में डाल देता है। डॉकिंस इसी सवाल का जवाब बहुत ही कॉमन सेंस के साथ देते हैं कि हु मेड गॉड?
और इसका आंसर किसी के पास भी नहीं होता कि ये प्रॉब्लम इनफाइनाइट रिग्रेशन तक चली जाती है। नेक्स्ट है आर्ग्यूमेंट फ्रॉम डिग्री, यानी परफेक्शन का लॉजिक। ये एक्विनस का ही एक और पॉइंट है जिसका जवाब डॉकिंस थोड़े मजाक के साथ देते हैं। इस आर्ग्यूमेंट के हिसाब से हम दुनिया में सभी चीजों को क्वालिटीज के हिसाब से देखते हैं। कुछ लोग ज्यादा अच्छे हैं, कुछ लोग कम अच्छे हैं, कुछ चीजें ज्यादा ब्यूटीफुल हैं, कुछ कम ब्यूटीफुल हैं। अब जब हम इसे रिलेटिव स्केल पर देखते हैं, गुड, बेटर, बेस्ट, कहीं ना कहीं जाकर गुडनेस का या ब्यूटी का कोई ना कोई एक मैक्सिमम स्टैंडर्ड होना चाहिए और इसी को हम गॉड बोलते हैं, यानी कि गॉड अल्टीमेट परफेक्शन है। डॉकिंस ने कहा कि इस तरह से देखा जाए, उस लॉजिक को मान लिया जाए तो हर क्वालिटी का एक मैक्सिमम पैरामीटर बनाना पड़ेगा। जैसे दुनिया का सबसे बदबूदार इंसान भी होगा जिसे मैक्सिमम स्टिंकर बोला जाएगा। मतलब अगर सारी अच्छी चीजों के लिए एक परफेक्ट गॉड है तो बुरी चीजों के लिए क्यों नहीं कम बदबूदार इंसान भी होगा जो अल्टीमेट स्टिंकर होगा। ये तो मजाक की बात है, बट डॉकिंस इसमें बहुत सीरियसली समझाते हैं कि इस तरीके से जब हम कंपैरिजन करते हैं गुड, बेटर, बेस्ट का, तो इस कंपैरिजन से एक एक्चुअल एंटिटी जो परफेक्शन का पैरामीटर है उसे कंक्लूड कर देना एक लॉजिकल जंप है। इट्स लाइक अ वर्ड गेम जिसका रियलिटी से कोई लेना देना नहीं है। नेक्स्ट है बहुत ही पॉपुलर थियोलॉजिकल आर्ग्यूमेंट या जिसे डिजाइन आर्ग्यूमेंट भी कहा जाता है, और इंडिया में हर दूसरा धार्मिक इंसान ये आर्ग्यूमेंट आपको देता हुआ मिलेगा। इतनी कॉम्प्लेक्स दुनिया है, इसे किसी ने तो बनाया होगा और डिजाइन के पीछे डिजाइनर चाहिए। इसमें नेचर की कॉम्प्लेक्सिटी, ऑर्गेनिजम्स का परफेक्ट डिजाइन देख के कंक्लूड किया जाता है कि जरूर कोई बुद्धिमान क्रिएटर है। इसके जवाब में डॉकिंस लाते हैं डार्विन का थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन एज ए रिबटल। वो कहते हैं कि जो कॉम्प्लेक्सिटी और डिजाइन आप देख रहे हैं, जैसे इकोसिस्टम का बैलेंस या ह्यूमन आई का इंट्रिकेट डिजाइन, ये सब किसी इंटेलिजेंट क्रिएटर के बिना भी एक्सप्लेन किया जा सकता है, जिसे एक्सप्लेन किया जाता है नेचुरल सिलेक्शन से। डार्विनियन एवोल्यूशन एक ब्लाइंड प्रोसेस है जो छोटे छोटे चेंजेस और सिलेक्शन के थ्रू मिलियंस ऑफ ईयर्स में कॉम्प्लेक्स ऑर्गन और स्पीशीज को क्रिएट कर सकता है। ये डिजाइन का इल्यूजन है, ना कि किसी एक्चुअल डिजाइनर का। डॉकिंस यहाँ पर एक एनालॉजी यूज करते हैं। सोचो एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स मशीन खुद ब खुद स्क्रैप यार्ड में एक तूफान से बन जाए, इम्पॉसिबल लगता है ना। कई लोग इसे भी इसी से कंपेयर करते हैं कि लाइफ का ओरिजिन उतना ही इम्प्रॉबेबल है, ये एक मिरेकल लगता है। इसको एस्ट्रोनॉमर फ्रेड हॉयल ने कंपेयर किया था कि जैसे हरिकेन में जंक यार्ड में से उड़कर बोइंग 747 प्लेन अपने आप असेंबल हो जाए, उतना अनलाइकली है ये। क्रिएशनिस्ट जो कहते हैं कि भगवान ने पूरी दुनिया बनाई है, वो इसी बात को पकड़कर बोलते हैं कि देखो लाइफ का रैंडम होना इम्पॉसिबल है, इसीलिए गॉड ही एकमात्र सॉल्यूशन है। डॉकिंस कहते हैं कि प्रॉब्लम यह है कि लोग समझते हैं कि ये सारी चीजें एक ही स्टेप में बन गई, जबकि नेचुरल सिलेक्शन हमें बताता है कि अगर छोटे छोटे स्टेप्स में ग्रेजुअल चेंजेस हो तो ये इम्प्रॉबेबल चीज पॉसिबल हो सकती है। एक ही स्टेप पे बोइंग 747 बनना मुश्किल है, लेकिन 1000 छोटे छोटे स्टेप्स में अगर हर स्टेप पे यूजफुल इंप्रूवमेंट सेलेक्ट हो रहा हो, आखिर में आपको प्लेन जैसा कॉम्प्लेक्स आउटकम मिल सकता है। एवोल्यूशन भी एक ऐसा प्रोसेस है जो रैंडमनेस और ऑर्डर के बीच का ब्रिज है। यहाँ बिना किसी डिजाइनर के काम चल सकता है। डिजाइन आर्गुमेंट का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट जवाब डॉकिंस देते हैं नेचुरल सिलेक्शन से, एवोल्यूशन से, कि नेचर की कॉम्प्लेक्सिटी को समझने के लिए हमें किसी क्रिएटर, किसी डिजाइनर, किसी वास्तुकार की जरूरत नहीं है। अगर हम नेचुरल सिलेक्शन को समझ लेंगे तो ये काफी है कि छोटे छोटे स्टेप्स अगर मिलियंस ऑफ ईयर्स में हर स्टेप पर कोई यूजफुल आउटकम निकले तो लाखों सालों में कोई स्पीशीज बन सकती है। नेक्स्ट है ऑन्टोलॉजिकल आर्ग्यूमेंट। ये वाला थोड़ा फिलोसॉफिकल है और माइंड बेंडिंग भी, जिसे 11वीं सदी में सेंट एंसलम ने प्रपोज किया था। सिंपल शब्दों में कहें तो हम गॉड को डिफाइन करते हैं एज ग्रेटेस्ट बीइंग जिसके बारे में सोचा जा सकता है। जो चीज एक्चुअल में एग्जिस्ट करती है वो उस चीज से बड़ी है जो सिर्फ इमेजिनेशन में है, और गॉड अगर सिर्फ इमेजिनेशन में होता तो उससे बड़ा गॉड पॉसिबल होता जो रियलिटी में एग्जिस्ट करे। और अगर गॉड को ग्रेटेस्ट मानना है तो गॉड को रियलिटी में एग्जिस्ट करना ही पड़ेगा, वरना वो ग्रेटेस्ट नहीं होगा। कंफ्यूजिंग? जी हाँ, डॉकिंस को भी ये एक क्लेवर वर्ड प्ले ही दिखता है। वो ये कहते हैं कि ये आर्गुमेंट सुनने में लॉजिकल लग सकता है, पर असल में सिर्फ शब्दों की जुगलबंदी है। रियल वर्ल्ड में इससे कुछ भी प्रूव नहीं होता। ऐसे तो मैं भी बोल दूं कि मेरे पास इस दुनिया का सबसे अमीर आदमी होने का आइडिया है, अकेले अकेले मजे नहीं लेने दूंगा, मुझे भी चाहिए, मैं नहीं दिखाऊंगा। अगर वो एग्जिस्ट नहीं करता तो इतना अमीर कैसे होता आइडिया में? वो जरूर एग्जिस्ट करता होगा। ऑब्वियसली यहाँ पे लॉजिक में बहुत गड़बड़ है। डॉकिंस इस आर्गुमेंट को थोड़ा बचकाना मानते हैं क्योंकि इस आर्गुमेंट में कोई भी एम्पेरिकल एविडेंस या रियलिटी चेक नहीं है, बस हमने कॉन्सेप्ट से ही कंक्लूजन बना लिया। तो ये कहते हैं नाइस ट्राई एंसलम, बट सोच के गॉड बनाना और एक्चुअल गॉड होना बहुत ज्यादा डिफरेंस है।
नेक्स्ट है आर्ग्यूमेंट फ्रॉम पर्सनल एक्सपीरियंस। मैंने खुद चमत्कार देखा है, मुझे खुद भगवान के दर्शन हुए हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये आर्ग्यूमेंट इंडिया में बहुत ज्यादा कॉमन है। इसको अधिकतर बाबा लोग डेली बेसिस पर बोलते हैं। ये लोग अपने एक्सपीरियंसेस कोट करते हैं और ये बोलते हैं कि गॉड को महसूस किया जा सकता है। डॉकिंस इसको भी बहुत केयरफुली स्क्रूटनाइज करते हैं। ये कहते हैं हमारा जो ब्रेन है वो बहुत ही पावरफुल चीज है और हमारा ब्रेन हेलुसिनेशंस, इल्यूजन्स क्रिएट कर सकता है। डिफरेंट रिलीजन के लोग अपने अपने भगवान, अपने अपने देवताओं को एक्सपीरियंस कर लेते हैं। क्रिश्चियंस को जीसस दिखते हैं, हिंदुओं को देवी माँ। डॉकिंस कहते हैं कि पर्सनल एक्सपीरियंस सब्जेक्टिव होता है और साइंटिफिकली बहुत ही अनरिलायबल भी। इसे एविडेंस नहीं माना जा सकता क्योंकि यहाँ पर हमारा दिमाग हमें धोखा दे रहा है। मतलब मैं कहूँ कि रात को सपने मुझे बहुत ही फेमस बाबा जी ने दर्शन दिए और कहा कि बच्चा तेरे 8 मिलियन सब्सक्राइबर्स बहुत ही जल्दी होने वाले हैं, तो क्या आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लोगे? बड़ी मस्ती करता तू। मुझे तो लगेगा वो मेरी इमेजिनेशन है, जब तक मेरे पास 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स होंगे नहीं। और मजाक की बात छोड़कर अगर मान भी लिया जाए कि ये सच है, तो सभी लोगों को एक जैसा भगवान दिखता? हर किसी को अलग अलग क्यों दिख रहे हैं? सबका एक्सपीरियंस कंसिस्टेंट क्यों नहीं है? सच तो यह है कि कंफर्मेशन बायस और कल्चरल कंडीशनिंग से लोग अपने अपने भगवान से अपने अपने दिमागों में मिलाते हैं। डॉकिंस सजेस्ट करते हैं कि अगर आपको भी ऐसा लगता है कि आपके सुपरनैचुरल एक्सपीरियंसेस हैं, तो उसका एक्सप्लेनेशन पहले नेचुरल वर्ल्ड में ढूंढो। या तो ये कोई मेडिकल कंडीशन है, या स्लीप पैरालिसिस, या विजुअल थिंकिंग, या सिर्फ एक कोइंसिडेंस। डायरेक्ट इसे भगवान, सुपरनैचुरल पावर कह देना, ये साइंटिफिक अप्रोच कहीं से भी नहीं हो सकती। नेक्स्ट है स्क्रिप्चर्स एज एविडेंस। बहुत से लोग कहते हैं कि हमारे स्क्रिप्चर्स में लिखा है तो सच ही होगा। सभी धर्मों के लोग अपने अपने स्क्रिप्चर्स की अथॉरिटी को एज अ प्रूफ कोट करते हैं। डॉकिंस इसे कहते हैं सर्कुलर रीजनिंग, कि ये किताब सच्ची है क्योंकि ये भगवान ने लिखी है। और हमें कैसे पता भगवान है? क्योंकि इस किताब में लिखा है। सर्कुलर सिंपल रीजनिंग। उनकी नजर में पुराने स्क्रिप्चर्स एक हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट हैं जिन्हें ह्यूमंस ने लिखा, क्योंकि इनमें बहुत सारे कॉन्ट्राडिक्शंस और इमोरल बातें भी लिखी हैं। तो सिर्फ किताब में लिखा है इसलिए मान लो ये डॉकिंस के लिए एक्सेप्टेबल आर्ग्यूमेंट नहीं है। अगर ऐसा है तो हर धर्म की किताब अलग अलग बातें कहती हैं, कौन सी बात को सच्ची माना जाए? अल्टीमेटली हमें रीजन और एविडेंस से ही डिसाइड करना पड़ेगा अल्टीमेट ट्रुथ क्या है। नेक्स्ट है फेमस साइंटिस्ट एक्स वाज रिलीजियस। कभी कभी लोग कहते हैं और हमारे यहाँ तो अक्सर कहते हैं कि देखो फलाने फलाने साइंटिस्ट मंदिर जाते थे, सो एंड सो नोबल लॉरिएट भगवान में विश्वास करते थे। कोई ना कोई तो बात होगी, कुछ तो होगा जो वो विश्वास करते थे। तुम्हारी क्या औकात है? तुम क्यों नहीं मान रहे हो? डॉकिंस कहते हैं कि इंडिविजुअल अथॉरिटी से सच निर्धारित नहीं होता। हो सकता है कुछ साइंटिस्ट पर्सनल बिलीफ के लिए रिलीजियस हों, पर उनकी डिस्कवरी ने कहीं भी रिलीजन को प्रूव नहीं किया। न्यूटन एल्केमी में बिलीव करते थे, इससे एल्केमी सही सिद्ध नहीं हो जाती। वैसे भी अगर किन्हीं 1-2 माइंड्स ने सुपरनेचुरल पावर में, भगवान में विश्वास किया भी, तो भी एविडेंस तो वहीं 0 का 0 ही है। प्लस काफी साइंटिस्ट्स का रिलीजन एक फिलोसॉफिकल या कल्चरल स्टैंस होता है, साइंटिफिक नहीं। डॉकिंस कहते हैं कि सच का पलड़ा एविडेंस से ही हिलेगा, श्रद्धा भक्ति से नहीं, पॉपुलैरिटी से नहीं, अथॉरिटी से नहीं। डॉकिंस ने चैप्टर 3 में इन सारे आर्ग्यूमेंट्स को निपटा कर कहा है कि अभी तक कोई भी लॉजिकल एविडेंस नहीं है किसी सुपरनेचुरल पावर के, भगवान के, गॉड के होने का। मोस्ट आर्ग्यूमेंट्स फ्लॉड हैं या फिर अजम्पशंस हैं, या साइंस ने उनका ऑलरेडी एक क्रेडिबल अल्टरनेटिव एक्सप्लेनेशन दे दिया है। तो अगर आप प्योरली रीजनिंग और एविडेंस से देखें तो गॉड हाइपोथेसिस अभी तक टिक नहीं पाया। जैसे भारत में भी बहुत लोग बोलते हैं कि अरे वो बाबा बहुत पावरफुल है, उसने मेरे चाचा का कैंसर ठीक किया था सिर्फ नाम से और दुआ से। इस पर डॉकिंस बोलेंगे कि चाचा कीमोथेरेपी करवाने के बाद नाम जपना और दुआ पढ़ना शुरू किया था ना। पॉइंट बीइंग कि पर्सनल एनेक्डोट से कोई प्रूफ नहीं बनता, हर क्लेम को टेस्ट करना पड़ता है। और वैसे भी अगर आप सच में बिलीव करते हो कि मूर्ति दूध पीती है, तो उसका एविडेंस देखो कि वो दूध कहाँ पर गायब हुआ। देखोगे तो आपको कहीं ना कहीं किसी बोल में, किसी प्याले में वो दूध जमा हुआ मिल जाएगा। चैप्टर 4 व्हाई देयर ऑलमोस्ट सर्टेनली देयर इज नो गॉड। ये चैप्टर डॉकिंस के आर्गुमेंट का कोर है। अभी तक उन्होंने दूसरों के आर्गुमेंट्स का पोस्टमार्टम किया था, तो वो अपना केस प्रेजेंट करते हैं। व्हाई गॉड्स एग्जिस्टेंस इज हाईली इम्प्रॉबेबल। ध्यान दें यहाँ पर कि डॉकिंस ऑलमोस्ट सर्टेनली वर्ड का यूज कर रहे हैं। वो ये नहीं कह रहे कि certainly there is no God, वे कह रहे हैं कि 99.999% चांस है कि गॉड नहीं एग्जिस्ट करता। इसके लिए उन्होंने बहुत आर्टिकुलेटेड आर्ग्यूमेंट्स दिए हैं। सबसे पहला वो फ्रेड हॉयल वाली एनालॉजी को वापस से लेकर आते हैं, वही सेम बोइंग 747 की एनालॉजी जिसका जिक्र ऊपर हमने वीडियो में किया था। क्रिएशनिस्ट या रिलीजियस पीपल कहते हैं कि लाइफ इतनी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड, इतनी ज्यादा कॉम्प्लेक्स है
और इतनी इम्प्रॉबेबल है कि ये बिना किसी क्रिएटर के बन ही नहीं सकती। इसके लिए कोई ना कोई इंटेलिजेंट डिजाइनर जरूर चाहिए। डॉकिंस कहते हैं कि यहाँ पर ये लोग इम्प्रॉबेबिलिटी को गलत तरीके से समझ रहे हैं। उनका कहना है कि ह्यूमन इंटेलेक्ट के लिए समझना बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, बहुत ज्यादा मुश्किल है कि इतनी कॉम्प्लेक्स चीज यानी कि लाइफ ऑन अर्थ या यूनिवर्स आ कैसे गई। तो इसके लिए दो पॉसिबल अप्रोचेस हैं। पहला, ये हाइपोथेसिस है कि किसी इंटेलिजेंट डिजाइनर ने बनाया। दूसरा, ये हाइपोथेसिस है कि सिंपल शुरुआत से ग्रेजुअल प्रोसेस में कॉम्प्लेक्सिटी धीरे धीरे आई। अप्रोच 1 को डॉकिंस सेल्फ रिफ्यूटिंग कहते हैं, क्योंकि अगर आप मान रहे हो कॉम्प्लेक्स यूनिवर्स को एक्सप्लेन करने के लिए आपको किसी कॉम्प्लेक्स गॉड को लाना पड़ेगा, तो फिर सवाल वहीं पर उठ खड़ा होता है कि फिर उस कॉम्प्लेक्स गॉड को एक्सप्लेन कौन करेगा? हु डिजाइन्ड द डिजाइनर? ये अल्टीमेट सवाल फिर खड़ा हो जाता है। अगर यूनिवर्स कॉम्प्लिकेटेड है तो इस यूनिवर्स को डिजाइन करने वाला गॉड और भी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होगा। तो आपने प्रॉब्लम सॉल्व नहीं की, बल्कि आपने प्रॉब्लम को ऊपर शिफ्ट कर दिया। तो डॉकिंस कहते हैं कि ये टेम्पटेशन की डिजाइन देख के डिजाइनर को मान लो। ये अप्रोच गलत है, क्योंकि डिजाइनर खुद एक अनएक्सप्लेन्ड एंटिटी की तरह रह जाता है। अब अप्रोच 2, स्लो ग्रेजुअल चेंजेस से धीरे धीरे ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम मिलियंस ऑफ ईयर्स में कॉम्प्लेक्सिटी आई। ये थोड़ा बेहतर एक्सप्लेनेशन है और इसको और अच्छे से समझाने के लिए वो फिर से नेचुरल सिलेक्शन वाला जो कॉन्सेप्ट है उसको चैंपियन की तरह आर्गुमेंट में वापस ले आते हैं। एवोल्यूशन बाय नेचुरल सिलेक्शन इज नॉन रैंडम। ये एक ऐसा क्यूमुलेटिव प्रोसेस है जिससे धीरे धीरे ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम छोटे छोटे चेंजेस आते गए और इसके थ्रू हम किसी इम्प्रॉबेबल डिजाइन को एक्सप्लेन कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इसके 1 in a trillion चांस है कि आंख जैसा एक कॉम्प्लिकेटेड पीस एकदम से बन गया। बट अगर हम इसको देखें स्लो चेंजेस, ग्रेजुअल चेंजेस, जिसमें हर चेंज एक क्यूमुलेटिव चेंज हो जो आगे आने वाले चेंज को बेहतर बना रहा हो, तो ये फिर मुमकिन हो जाता है। और इसमें हम बात कर रहे हैं लाखों सालों के क्यूमुलेटिव प्रोसेस की। हर एक चेंज जो था वो यूजफुल था और यूजलेस चेंजेस हटते गए और यूजफुल चेंजेस आते गए और चीज और ज्यादा कॉम्प्लेक्स होती गई। इसमें हमें किसी मिरेकल की, किसी डिजाइनर की जरूरत नहीं पड़ी। यानी अगर आपके पास एम्पल टाइम हो मिलियंस ऑफ ईयर्स का और छोटे छोटे चेंजेस होते रहें और उसमें से अधिकतर चेंजेस यूजफुल हों, तो आंख जैसी चीज डेवलप हो सकती है। यानी आपको लाइफ की कॉम्प्लेक्सिटी समझनी है। गॉड एक अननेसेसरी हाइपोथेसिस है। जब भी हम एक्सप्लेनेशन में एक्स्ट्रा एंटिटीज बढ़ा देते हैं, सिचुएशन और ज्यादा कॉम्प्लिकेट हो जाती है। इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं मानकर कि मान लो भगवान ऐसा ही है। सुपरनेचुरल पावर का जो कॉन्सेप्ट है वही एक एक्स्ट्रा एंटिटी है जिसको एक्सप्लेन भी नहीं किया जा रहा है। डॉकिंस इस चैप्टर में इंटेलिजेंट डिजाइन वाला जो मूवमेंट है उसको भी क्रिटिसाइज करते हैं, क्योंकि इस तरह के लोग अक्सर कहते हैं कि एवोल्यूशन गलत है या इनकम्प्लीट है। तो डॉकिंस कहते हैं कि उनके हिसाब से जो इंटेलिजेंट डिजाइन वाला कॉन्सेप्ट है गॉड ऑफ द गैप्स वाली सोच है। इसका मतलब यह है कि जहां पर हमें अभी तक कॉम्प्लेक्स चीजों का जवाब नहीं मिला, वहां पर हमने मान लिया कि ये तो भगवान का कमाल है और हमने आर्ग्यूमेंट को क्लोज कर दिया। डॉकिंस कहते हैं कि ये साइंटिफिकली लेजी अप्रोच है। इससे प्रोग्रेस रुक जाती है और लोग सोचते हैं कि असल में मिस्ट्री सॉल्व हो गई है, क्योंकि हर आर्ग्यूमेंट जिसका जवाब हमें पता नहीं है, हर ऐसी कॉम्प्लेक्स चीज जिसका जवाब हमें पता नहीं, हम कहेंगे भगवान ने किया है, बात खत्म हो गई और आगे की रिसर्च नहीं करते या खत्म हो जाएगी। अगर हिस्ट्री में देखें और बारिश नहीं हो रही है तो लोग किसी एक देवता की पूजा करते थे, यहाँ पर इंद्र देवता की, कहीं और नॉर्डिक कल्चर्स में जूस की। बाद में पता चला कि बारिश जो है वो एक साइंटिफिक प्रोसेस है, जो बादलों के बनने से समुद्र का पानी जब वेपोरेट होता है बादल बनते हैं और उसकी वजह से होती है। ये जो गैप है वो बंद हो गया। ऐसे ही पहले लोग माना करते थे कि जो बच्चों को बीमारियां लग जाती हैं, छोटी उम्र में उनके चेचक के दाग आ जाते हैं, वो किसी माता के प्रकोप की वजह से आते हैं। धीरे धीरे पता चला कि वो एक बीमारी है जो एक वैक्सीन लगने की वजह से ठीक हो जाती है। वहां पर भी गैप क्लोज हो गया। इस तरह साइंस अपनी रिसर्च और अपने एविडेंस की मदद से ये सारे गैप्स क्लोज करता जा रहा है। जो छोटे छोटे गैप्स बचे हैं उसमें अभी भी लोग सेम अप्रोच अपनाते हैं। मान लीजिए अगर ये सारी रिसर्च नहीं होती तो अभी तक हम इसे एक अनएक्सप्लेन्ड मिस्ट्री की तरह ही मानते। डॉकिंस कहते हैं कि जहां पर अभी भी गैप्स हैं हम उसको ईमानदारी के साथ स्वीकार करें कि वी डोंट नो इट येट, और उस पर काम करें, रिसर्च करें, जवाब ढूंढने की कोशिश करें, ना कि गॉड के कॉन्सेप्ट को बीच में ले आए कि भगवान ने किया है। फिर आता है एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट, द एंथ्रोपिक प्रिंसिपल। अधिकतर लोग आपके आसपास भी बोलते होंगे कि ये यूनिवर्स इतना परफेक्टली ट्यून्ड है लाइफ के लिए कि ये कोइंसिडेंस हो ही नहीं सकता। इट्स लाइक कि यूनिवर्स को पता था कि हम आ रहे हैं, हमारा जन्म होने वाला है, उसी के लिए अर्थ बनाई गई। अर्थ पर लाइफ की कंडीशंस इतनी परफेक्ट बनाई गई कि हम सांस ले पा रहे हैं, सब कुछ अच्छे से चल रहा है। मतलब अगर आप थोड़ा बहुत भी साइंस जानते हैं आपको पता होगा कि अगर फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स थोड़े से भी इधर उधर होते लाइफ पॉसिबल नहीं होती।
सकती। अगर हम थोड़ा सा भी सन के पास होते या सन से दूर होते, मुश्किल से कुछ प्रतिशत, लाइफ नहीं पॉसिबल हो पाती, राइट। तो ये सुन के रिलीजियस लोग बोलते हैं कि देखो, क्रिएटर ने फाइन ट्यून किया, इसलिए आप सांस ले पा रहे हो। डॉकिंस कहते हैं कि उल्टा सोचो, अगर यूनिवर्स में ट्रिलियंस ऑफ प्लैनेट्स हैं, बिलियंस ऑफ गैलेक्सीज हैं, तो बहुत कम चांस है कि उसमें से कहीं एक जगह पर लाइफ के लिए अनुकूल परिस्थितियां हुई होंगी। जिंदगी के लिए पैरामीटर ठीक बैठ गए तो यहाँ पर लाइफ प्रारंभ हो गई, और ऑब्वियस सी बात है कि हम वहीं पर होंगे जहां लाइफ पॉसिबल होगी। ये बिल्कुल वैसा ही है कि जैसे एक लॉटरी को 1 करोड़ लोगों ने खरीदा, उन 1 करोड़ लोगों में से किसी एक इंसान की लॉटरी ही लगेगी, और जो जीतेगा लॉटरी वो कहेगा ये सब मेरे लिए ही हुआ है। और बाकी के जो लोग हैं 1 करोड़ में से, बाकी के लोग, उनकी कोई बात ही नहीं करता, उनको कोई खबर ही नहीं है। हम एग्जिस्ट करते हैं क्योंकि करोड़ों कोशिशों में से लाइफ को बनाने की, उनमें से एक कोशिश सफल हुई, इसीलिए हम यहाँ पर आज हैं, बात कर पा रहे हैं, इस बारे में सवाल पूछ पा रहे हैं, वरना हम ऑब्वियस सी बात है यहाँ पर बात करने के लिए भी नहीं होते। लाइफ फ्रेंडली यूनिवर्स इम्प्रॉबेबल जरूर है बट इम्पॉसिबल नहीं है, ये हमें पता है क्योंकि हमारे पृथ्वी पर जीवन है। जैसा हमने अभी कहा था कि ट्रिलियंस ऑफ प्लैनेट्स में से देयर इज अ चांस कि कहीं ना कहीं किसी ना किसी गैलेक्सी पर लाइफ होगी जरूर। डॉकिंस कहते हैं कि सिर्फ हमें इसलिए लगता है कि यूनिवर्स हमारे लिए बना है, सब चीजें हमारे लिए हो रही हैं क्योंकि हम यहाँ पर हैं। अगर हम यहाँ पर नहीं होते तो कोई कहने वाला नहीं होता कि क्या हो रहा है। इसे कहते हैं सिलेक्शन बायस या सर्वाइवल बायस। मतलब कि जो फाइन ट्यूनिंग वाला कॉन्सेप्ट है कि सभी कुछ हमारे लिए बनाया गया है, सभी कुछ सही जगह पर हमारे लिए रखा गया है, वो भी एक वाव फैक्टर जैसा है। इसका साइंस प्लॉजिबल एक्सप्लेनेशन दे सकती है और दे चुकी भी है कई केसेस में। मतलब कि मल्टीवर्स थ्योरी है या लार्ज नंबर ऑफ प्लैनेट्स हैं, फर्मी पैराडॉक्स है और ड्रेक इक्वेशन है, ये सारे प्रोबेबिलिटी के कॉन्सेप्ट्स हैं कि भाई किसी न किसी प्लैनेट पर लाइफ होगी जरूर, और ये बिना किसी भगवान की प्रेजेंस के पोस्टुलेट किया गया है। गॉड हाइपोथेसिस किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की बजाय एक और बड़ी प्रॉब्लम खड़ी कर देता है कि हु डिजाइंड गॉड, भगवान को किसने बनाया। और जहां तक यूनिवर्स की या इस अर्थ की लाइफ की बात की जा रही है तो ये रैंडम चांस नहीं है, एटलीस्ट इस अर्थ पर। ये नेचुरल सिलेक्शन है जो कि इसका वैलिड साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन दे सकता है। बॉटम लाइन ये है कि जितना हम अभी तक अपने आसपास की दुनिया को जान पाए हैं साइंस की मदद से, इन सब चीजों को समझाने के लिए किसी सुपरनेचुरल पावर की जरूरत नहीं है। और गॉड का अपना खुद का एग्जिस्टेंस इतना इम्प्रॉबेबल है कि ऑलमोस्ट सर्टेनली ऐसी कोई एंटिटी हो ही नहीं सकती। अगर आप यहाँ तक आ गए हैं वीडियो में और सोच रहे हैं कि भगवान है या नहीं, मानूं कि ना मानूं, तो ये आपको खुद को डिसाइड करना पड़ेगा। क्योंकि डॉकिंस खुद भी कहते हैं कि सोच के देखो, सोचने के बाद अगर तुम उस डिल्यूजन से बाहर निकल जाओगे तुम्हारी जिंदगी और बेहतर हो जाएगी और रियल हो जाएगी। अल्टीमेटली चॉइस आपकी है कि आपको किस तरफ सोचना है और किस तरीके से सोचना है। होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो का पार्ट 2 देखना चाहते हैं, यानी कि बाकी के 6 चैप्टर्स भी आप उनका डीप एनालिसिस और उनका ब्रेकडाउन पर एक सेपरेट वीडियो चाहते हैं तो मुझे कमेंट्स में जरूर बताइए। और इस चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक और शेयर करने के बाद अगर इस वीडियो को एक सर्टेन नंबर ऑफ लाइक्स, सर्टेन नंबर ऑफ व्यूज मिलते हैं, आपका असीम प्रेम मिलता है, तभी इसका पार्ट 2 बनाया जाएगा। क्योंकि इस पूरे प्रोसेस में बहुत टाइम, एफर्ट और खून पसीना लगता है। तो पूरा वीडियो देखिए, शेयर कीजिए, और अगर आपको और इस तरह के वीडियोस देखने हैं यहाँ पर क्लिक करके आप देख सकते हैं। मिलूंगा ऐसे एक और अमेजिंग वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें एंड बी लॉजिकल।